हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कशन किया था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट स्टोइकियोमेट्री में मोल कंसेप्ट में कब यूज होता है। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन। और फिर हमने वो भी डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट का कंपैरिजन ऑलवेज लिमिटिंग रिएजेंट के साथ करेंगे, मतलब एक्सेस रिएजेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो आंसर रॉन्ग होगा। मतलब प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। और रिएक्शन ख़त्म होते होते ऑलवेज रिएक्शन ख़त्म होते होते लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो जाता है और एक्सेस रिएजेंट क्या हो जाता है, बाकी रह जाता है। कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए थे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम मोल ऑफ NH3। कैलकुलेट द मैक्सिमम मोल ऑफ NH3 विच कैन बी फॉर्म, मतलब ये फाइंड करना है, विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 5 मोल ऑफ N2, 5 मोल ऑफ N2 एंड 20 मोल ऑफ H2। पहले तो ये कितना मिलेगा वो आपको फाइंड करना है अमोनिया। तो हम अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री कर देते हैं। सबसे पहला तो क्या करते हैं, गिवन मोल 5 अपन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 1, इसके गिवन मोल 20, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 3, 20/3, और इसके गिवन मोल फाइंड करने हैं, मोल ऑफ अमोनिया, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 2। अब देखिए दो रिएक्टेंट है, दो में से एक लिमिटिंग होगा। जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो जाए तब लिमिटिंग के बारे में हमें सोचना होता है। तो आउट ऑफ 2 1 विल बी लिमिटिंग एंड अनदर विल बी एक्सेस। तो कौन लिमिटिंग होगा, तो जिसका रेशियो ये रेशियो मिनिमम होगा, तो ये रेशियो इसके लिए मिनिमम होगा, देन इट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका जो रेशियो है वो ज़्यादा हो रहा है तो इट इज़ एक्सेस रिएजेंट। अब किसके साथ हम कंपेयर करते हैं, प्रोडक्ट के लिए लिमिटिंग रिएजेंट के साथ, एंड देयरफॉर 5/1 इज इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय 2। ये दोनों इक्वल हो गए तो इट बिकम्स 5 2 10। सो मोल ऑफ अमोनिया इज 10 मोल अमोनिया मिलेगा। दूसरा क्या पूछा है, कौन सा रिएजेंट बाकी रह जाएगा। ऑब्वियसली एक्सेस, मतलब हाइड्रोजन जो एक्सेस है, ये नाइट्रोजन के लिए है ना और ये हाइड्रोजन के लिए। तो फर्स्ट तो ये हमने सॉल्व किया। दूसरा कौन बाकी रह जाएगा, तो H2 विल रिमेन अनरिएक्टेड बिकॉज H2 इज एक्सेस रिएक्टेंट। कितना बाकी रह जाएगा, तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में सिखाया था कि जब एक्सेस रिएक्टेंट कितना बाकी रहता है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनिशियल मोल कितने थे, 5 20, प्रोडक्ट तो 0 होते हैं ना। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब मैंने इसके 5 मोल लिए, इसके 20 मोल लिए और ये 0, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलवेज इनिशियली 0 होती है। यूज्ड और फॉर्म्ड, आपको पता है रिएक्शन में यूज कौन होते हैं, रिएक्टेंट, और फॉर्म कौन होती है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट यूज होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म होती है। ये देखो 1 यूज हुआ तो ये कितना यूज हुआ, 3। मान लो ये x यूज होता है तो ये कितना यूज होता, 3x। ये 1 यूज हुआ तो ये कितना मिला, 2। तो ये x यूज हुआ तो ये कितना मिलेगा, 2x। समझ में आया क्या लिखा, ये x यूज हुआ, ये 3x यूज हुआ तो ये 2x बना। तो एट द एंड, मतलब फाइनली रिएक्शन खत्म होने के बाद में ये बाकी रह जाएगा, ये दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट बाकी रहते हैं और प्रोडक्ट बनती है, यही होता है ना। तो 5 मोल लिए थे इनिशियली, x यूज हुए तो बाकी कितना रहेगा होगा, 5 - x। 20 लिए थे, 3 यूज हुए तो कितना रहेगा, 20 - 3x। 0 लिए थे, 2x यूज नहीं, फॉर्म, प्रोडक्ट इज फॉर्म, 0 + 2x नया बना तो हो गया 2x। अब देखिए खत्म कौन हो जाएगा, आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग कौन है, नाइट्रोजन। तो ऑल द N2 विल कंज्यूम्ड बिकॉज इट इज Lr। पूरा लिमिटिंग रिएजेंट है तो खत्म हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा, मतलब एट द एंड ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन की ये वैल्यू 0 हो जाएगी, सारे मोल खत्म।
एंड देयरफॉर 5 माइनस एक्स बिकम 0। जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना उसका ये 0 हो जाएगा क्योंकि खत्म हो रहा है। देन x बिकम्स 5, x की वैल्यू मिल गई हमें 5। तो बाकी कौन रहने वाला है? हाइड्रोजन। कितना बाकी रहने वाला है? तो यहाँ पे लिखा है 20 माइनस 3x। तो एट द एंड हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 20 माइनस 3x जितना, और x की वैल्यू तो हमें मिल गई है 20 माइनस 3 इंटू 5, 20 माइनस 15, दैट इज 5 मोल H2 will remain unreacted। H2 unreacted कितना रह जाएगा? 5 मोल। दैट विल बी दी फाइनल आंसर। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट कितना यूज होगा और कौन सा बाकी रह जाएगा और कितना बाकी रह जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। ओके, तो इट इज़ द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 11th की NCERT की एक्सरसाइज में ऐसा एक क्वेश्चन दिया है कि 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? तो विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज अल्केन, अल्किन, अल्काइन, मीथेन, इथेन और इथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, ब्यूटाइन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड, दैट इज अल्केन, अल्किन, अल्काइन एंड एरोमेटिक। कोई एक हाइड्रोकार्बन है जिसके 0.5 मोल ऑन कंप्लीट कंबशन, उसका हमने कंबशन कर दिया तो हमें क्या मिला? 2.5 मोल CO2 एंड 3 मोल H2O। देन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। आपको वो हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको कई बार पूछे जाते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं मीथेन, इथेन, इथिन, इथाइन, ब्यूटेन, मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 4 2 4 2 3 2 2 कुछ भी हो सकता है। तो हाइड्रोकार्बन की बात आए तो पहली बात कार्बन और हाइड्रोजन X और Y कुछ भी हो सकते हैं। हमें तो पता नहीं ना, अननोन है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें डिटरमाइन करना है। दूसरा उसका कंबशन। अब आपको पता है कंबशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज। तो कंबशन किया मतलब उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया। तो क्या मिलता है? याद रखना, दिया है या नहीं दिया आपको पता होना चाहिए अब से कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने से CO2 और H2O मिलता है। मतलब कार्बन का कंबशन करने से CO2 बनेगा और हाइड्रोजन के कंबशन से H2O। तो प्रोडक्ट विल बी CO2 एंड H2O। ये आपका प्रोडक्ट होगा। एक मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, जनरल फॉर्मूला फॉर कंबशन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन। किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप ये अप्लाई कर पाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। CXHY इट गिव्स X CO2 एंड Y/2 H2O। ये X है तो ये X मिलेगी कार्बन, और हाइड्रोजन Y है तो यहाँ पे Y/2 इंटू 2 तो Y हो गए ना, और इसकी वैल्यू आप बैलेंस करेंगे तो इट बिकम्स X प्लस Y/4। CXHY का कंबशन यदि X प्लस Y/4 O2 के साथ होगा तो X CO2 मिलेंगे और Y/2 H2O मिलेगा। इट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द कंबशन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन। ये आगे जो लिखा है ना वो क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। याद रखना कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो आपको ये फॉर्मूला लिख देना है बस। फिर अब देखिए आपको क्या दिया है। जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तब क्या करते हैं, या किसी भी स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं? गिवन मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए गिवन मोल इसके कितने हैं? 0.5 अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इज इक्वल टू, ये तो नहीं दिया है कितना है, देखिए ये दोनों दिए, ये नहीं दिया है। तो जब दो रिएक्टेंट में से एक नहीं दिया होगा तो जो नहीं दिया है वो जितना चाहिए उतना है, मतलब उसको हमें नहीं देखना है, लिमिटिंग वाला कुछ देखना नहीं, वो कम नहीं है, जितना चाहिए उतना है। वो तो एयर में से मिलता है ना, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, तो उसे भूल जाओ। X CO2 मतलब इसके गिवन मोल कितने हैं CO2 के? देखिए 2.5
अपन इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट x और y बाय 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इसके मोल कितने 3 अपन y बाय 2। तो ये तीनों हो गए आपके। अब हमें यदि x और y मिल जाए तो पता चल जाएगा कौन सा हाइड्रोकार्बन था वो। तो हम ये दोनों को कंपेयर कर लेते। देखिए 0.5 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2.5 अपन x। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो x बिकम्स 2.5 डिवाइड बाय 5 दैट इज 5। अब हम y फाइंड कर लेते हैं। ये दोनों को कंपेयर कर दीजिए, ये दोनों को 0.5 अपन 1 इज इक्वल टू 3 बाय y बाय 2। y ऊपर जाने दो 6, दैट इज y इज इक्वल टू 6 बाय 0.5, y इज इक्वल टू 12। तो CXHY नाम का जो हाइड्रोकार्बन था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, X5 है और Y 12, C5H12, इट इज पेंटेन। क्लियर। तो हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम ऐसे फाइंड करें। सेम हमने जो आगे कंसेप्ट अप्लाई किए थे वही, गिवन मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल फ्रॉम क्वेश्चन अपन इसके लिए अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बस कंपेयर कर देना है। इसे कंपेयर कर दो x मिल जाएगा, इसे कंपेयर कर दो y मिल जाएगा और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको यहाँ पे मोल की जगह पे हमने जितने भी एग्जाम्पल किए मोल वाले किए, मोल की जगह पे मास भी दिया हो सकता है, वॉल्यूम भी दे सकते हैं, बट यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट द मास एंड मोल इनटू मास एंड वॉल्यूम इनटू मोल। हम मोल में कन्वर्ट करने के बाद में ही आगे चलेंगे। क्लियर। सो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के दूसरे 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस में दिए हैं। वो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, यही फार्मूला अप्लाई करना है, यही मेथड। 0.2 मोल हाइड्रोकार्बन है, उसका कंबशन शॉर्ट में लिखा है। 0.2 मोल हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने से 0.6 मोल CO2 एंड 0.3 मोल H2O बनता है। तो फार्मूला क्या होगा, इसका आंसर आने वाला है C3H4। और सिमिलरली 2 मोल हाइड्रोकार्बन इज 12 मोल CO2 एंड 10 मोल H2O। तो आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है, आंसर विल बी C6H10। तो ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो स्टोइकियोमेट्री के लिए हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में मिलेंगे। सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, 2 पैरेलल रिएक्शन होती है। मान लो मुझे प्रोडक्ट E का फॉर्मेशन करना है तो वो बनता है C और D में से, बट मैंने C और D नहीं लिया है, मैंने लिया A और B। वो दोनों ने मिलके C फॉर्मेशन किया और C यहाँ पे आया, D ऑलरेडी था, C और D ने मिलके E का फॉर्मेशन किया। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। जब A बनेगा C तभी आगे रिएक्शन जाएगा, जितना C यहाँ पे बनता जाता है वो यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। दैट इज सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो आपको वैल्यू किसकी दी, देखिए 6 मोल ऑफ A, और फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी मोल ऑफ E। मतलब ये फाइंड करना है तो इसके रिएक्टेंट की वैल्यू नहीं दी, इसके दी है। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम C फाइंड कर लेंगे, फिर E। सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट रिएक्शन की प्रोडक्ट सेकंड रिएक्शन के रिएक्टेंट में काम में आती है। तो पहले हम इसकी प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, B तो नहीं दिया है, तो उसका मतलब जब नहीं दिया होता है तो वो जितना चाहिए उतना होगा, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। यदि दोनों दिए होते तो क्या होता, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगाना पड़ता। चलिए, तो हम क्या करते हैं, गिवन मोल A के कितने मोल है 6 अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 इज इक्वल टू गिवन मोल C के फाइंड करने हैं मुझे, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। तो मोल ऑफ C कितना हो गया, देखिए मोल ऑफ C 6 2 12 बाय 3 इज इक्वल टू 4 मोल C प्रोड्यूस होगा। जैसे ही वो 4 मोल C के प्रोड्यूस हुए ना, वो C फिर यहाँ पे आ गया और यहाँ से आगे जाने लगा। तो अब C के कितने मोल है, गिवन मोल यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिए थे, लेकिन कितने बने देखिए 4 मोल ऑफ C। तो गिवन मोल 4 अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, और फाइंड ये करना, ये नहीं दिया मतलब जितना चाहिए उतना है ऑलरेडी। इसके गिवन मोल हमें फाइंड करने हैं, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट
5 है। अब ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो मोल ऑफ ई विल बी 5 हो जा 20/3, इतने मोल आपको मिलेंगे ई के। इट विल बी दी आंसर। क्लियर। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का, वो सेकंड रिएक्शन में रिएक्टेंट बन के यूज होता है। ये दिया होगा, ये फाइंड करना होगा, पहले इसे फाइंड कर लेंगे, वही ये जो आंसर आया वो यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हो गया, दैट इज सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो ऑलमोस्ट अलग अलग टाइप के स्टोइकोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने 2 वीडियो में पूरे सॉल्व किए। लिमिट 3 वीडियो हमने लिए उसमें। स्टोइकोमेट्री क्या होता है, फिर 2 केस थे, एक रिएक्टेंट वाला और 2 रिएक्टेंट वाला, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे आपका स्टोइकोमेट्री कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिमिलर टू मोल कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू।